ओम नमः शिवाय। इलेक्ट्रिकल मशीन। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की इसका सिलेबस क्या है। देखो, पावर सिस्टम से सिलेबस के चैप्टर की काउंटिंग बस इसमें बहुत कम है। जैसे पावर सिस्टम में ना 20-25 चैप्टर हो जाते हैं हमारे, छोटे मोटे लगा के। इसमें इतने ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ आता है जी ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि बच्चों बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोगों ने अभी यानी कि पूरा चुंबकत्व अभी खत्म किया है रिसेंटली। ये 1-2 दिन पहले ही खत्म हुआ है भाई। ट्रांसफॉर्मर में यहाँ जो जो चीजें यार जो जो टॉपिक है बच्चों, ये एक हमारा है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। एक हमारा रहता है यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। और बच्चों एक रहता है यहाँ पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जी, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये पूरा मॉड्यूल हमारा हो जाता है जी ट्रांसफॉर्मर का। फिर बच्चों यहां पर है डीसी मशीन। डीसी मशीन में डीसी मशीन वाइंडिंग, क्योंकि वाइंडिंग करना सिखाना पड़ेगा भाई। ये सेपरेट एक टॉपिक है इसमें। फिर पूरा कंप्लीट डीसी जनरेटर। और बच्चों फिर डीसी मोटर। कंस्ट्रक्शन बेटा इन दोनों की एक साथ ही निपट जाती है डीसी वाइंडिंग के साथ में। तो ये आ जाएगा हमारा डीसी मशीन वाला पूरा कंप्लीट एक मॉड्यूल जी। फिर होता है सिंक्रोनस मशीन। अब बच्चों सिंक्रोनस मशीन में 3 चीजें यहां पर खत्म करेंगे हम। नंबर 1, एसी मशीन वाइंडिंग। और जो ये एसी वाइंडिंग है, इसमें हमारी इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग में निपट जाती है। फिर भैया ये आता है जी सिंक्रोनस जनरेटर। और फिर आता है जी सिंक्रोनस मोटर। कंस्ट्रक्शन देखो, इनको सबको अलग अलग मैं इसलिए भी लिख रहा हूं बेटा कि जैसे सिंक्रोनस मशीन लिख दिया ना हमने, तो इनकी कंस्ट्रक्शन में एक साथ ही खत्म करेंगे। जैसे हमने डीसी मशीन लिख दिया, तो डीसी मशीन की वाइंडिंग के साथ ही पूरी कंस्ट्रक्शन फिनिश हमारे।
फिर है जी इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में भी पहले बच्चों आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। और इसी में जिसे आप ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी बोलते हो, तो इसे हम लोग एक स्पेशल मोटर अलग कर देंगे और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अलग रखेंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर हमारे पास देखो एक्स्ट्रा है कुछ। इस एक्स्ट्रा में 2 चीजें हम खत्म करेंगे, स्पेशल मोटर या स्पेशल पर्पज मोटर्स। इसमें छोटे छोटे मोटर आप पढ़ते हो बेटा। और दूसरा, कुछ वाइंडिंग के मिसलेनियस टॉपिक होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि डायमंड वाइंडिंग क्या होती है, बास्केट वाइंडिंग क्या होती है, इनवॉल्यूट वाइंडिंग क्या होती है, तो वाइंडिंग के कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, तो इन्हें यहां पर निपटा लेंगे जी। वाइंडिंग मिक्स कॉन्सेप्ट जी। जैसे आप इंसुलेशन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास में जो मेजर मॉड्यूल रहने वाले हैं वो 4 है। और जो ये एक्स्ट्रा वाला है ये बहुत लेंथी कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा सा एक मॉड्यूल है। लेकिन इन सभी मशीनों की जो जड़ है बेटा ये है मैग्नेटिज्म में। अब बात करते हैं कि सर मशीन को पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि आई थिंक इलेक्ट्रिकल वालों के तो ये ब्लड सेल्स में बस जाना चाहिए। देखो मशीन को अगर एम ही रटना है और सिर्फ उतना करना है कि पेपर में सवाल लगा लो, तब तो जितना मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा उनको अगर स्टार लगा के रिवाइज करके चले जाओगे तब भी हिट हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल फैक्ट बेस्ड पेपर होता है वो लग जाएगा। लेकिन अगर पेपर को थोड़ा ट्रिकी बना दिया जाए तो फिर आपको मशीन को प्रॉपर समझ के सीखना पड़ेगा। मैं साथ में इस चीज को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहा हूं कि बिना याद रखे चीजें चल जाएंगी, बिना याद रखे चीजें नहीं चलेंगी। क्योंकि अगर किसी बेसिक नियम को आपने याद रखा है तो तभी आप इसको बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अप्लाई कर सकते हो। और अगर बेसिक नियम ही याद नहीं है तो अप्लाई कैसे कर लोगे। तो देखो भाई याद रखना तो जरूरी है, लेकिन याद रखने का मेरा तात्पर्य उस चीज से बिल्कुल नहीं है कि केवल रट के काम चल जाएगा। अगर चीजों को धरातल पे उतारना है तो फिर ये टॉपिक पूरा ही या पूरा ये सिलेबस जो मैंने 4-5 मॉड्यूल बताए हैं ये टोटली हमारा समझने वाले पर चीजों पर आधारित होगा। जैसे पॉजिटिव आप साइकिल है, साइनसोइडल, तो इसी सीक्वेंस में कुछ मशीन हमारी चलती है। तो भाई हमारी मशीन की जो हार्ड लेवल है, यानी कि हार्ड जो बच्चे समझते हैं इसे, ये लेवल ये है। तो हार्डनेस लेवल हमारी मशीन का ये है साइनसोइडल। थोड़ा सा शुरुआत ट्रांसफॉर्मर आसान से होती है, और भैया जो पीक पर आप चलेंगे तो जैसे डीसी मशीन की वाइंडिंग बनाओगे तो पीक पर, और बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाद में इंडक्शन तक जाते जाते इतने फेमिलियर हो जाते हो कि बाद में हालत ये हो ही जाएगी कि धीरे 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 आपको मुश्किल लगना बंद हो जाएगा। लेकिन बस दिमाग में ये रखना कि
बाकी तो आपकी चॉइस है, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ एक तो कोई गैप नहीं लेगा। मशीन में आपने गैप ले लिया 1-2 दिन का, तो मशीन दिमाग में ना सीधी चलेगी ना उल्टी चलेगी। क्योंकि आपको लगता होगा कि उल्टा चलना, मशीन को उल्टा चलाना भी एक टैलेंट है जिस पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि कैसे हम चलने की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। तो दोस्त, ना उल्टा चलने वाला दिमाग में ना सुलटा चलने वाला, मशीन हो जाएगी एकदम स्टॉलिंग स्थिति में, यानी n = 0 वाली कंडीशन में। तो जितना आप कंटिन्यू इसे रखें उतना बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम अगर रहती है, छुट्टी लेनी पड़े, तो स्टडी से डिस्कनेक्ट मत होना। डिस्कनेक्ट नहीं होना, या तो वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से या दोस्त से समझकर थोड़ा बहुत जो भी टूटा फूटा आया उससे कनेक्ट जरूर रहना, नहीं तो दिक्कत आप लोगों को होगी। देखो, मैं तो अपने अनुभव बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार, आप लोगों से कहीं मैंने पता नहीं कितने कितने 100 बार ये चीज़ें पढ़ाई है, तो उतना तो मुझे पता है कि यार किस सब्जेक्ट की क्या डिमांड है। अगर तुम मेरे से ये बोलोगे सर मेजरमेंट है, मैं तुरंत बोल दूंगा। तुम मेरे से बोलोगे सर जनरेशन में छुट्टी ले लें, मैं कहूँगा कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन तुम वहीं मेरे से बोलोगे कि सर एसजीपी में छुट्टी ले लो, तो मैं कहूँगा नहीं पगला, सब लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर तुम बोलोगे सर एस्टिमेट को, मैं कहता हूँ ठीक है, तुझे रट्टा ही मारना है, ये पकड़ फाइल तू रट ले। तो कुछ सब्जेक्ट है ऐसे, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। चलिए जी, तो मॉड्यूल 1 को शुरुआत करते हैं भैया। आज शुरुआत होगी आपके ट्रांसफॉर्मर से। और सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर, देखो लिखने का ये बात है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, मैं तो ये सोच के स्टार्ट किया है कि 130 घंटे लगे चाहे 150 घंटे लगे 160 लगे, मुझे तो तरीके से ख़त्म करना है। तो ना तो मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर सकता और ना ही कुछ चीज़ों को मैं गोलमोल कर सकता। हाँ, समय ज़्यादा लगेगा तो मैंने सेशन को बढ़ा देना है। मैं सैटरडे को लगाऊंगा 8-10 घंटे का, फिर संडे को लगाने लग जाऊंगा, लेकिन ऐसे कोई नुकसान नहीं करेंगे भाई। लिखने में जो भी आपको कंफर्टेबल हो, तो मैं लग रहा घर से लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा दौर आएगा कि तुम कहोगे सर घर से लिखेंगे। जब डायग्राम वगैरह इसमें बनेंगे तो तुम्हारी चॉइस होगी वो। तो अगर कोई ऐसा पेज आएगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि बेटा यहाँ से रिस्क मत ले, घर ही बना लेना इसे गोले गोले को जो तू बना रहा है। तो आज शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मर से जी। अब बात तो हम पूरी अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे नहीं। भले ट्रांसफॉर्मर को हम इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं एक्चुअली हम लोग उसे। हम अपने दिमाग में बेसिक या सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ सोच विचार करेंगे नहीं ट्रांसफॉर्मर का। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले तो बिल्कुल नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो हमारे टोटली जो इसको पढ़ेंगे वो बेटा हम अपने पावर सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। देखो जी, सबसे पहले पावर सिस्टम के सिंगल लाइन डायग्राम को समझते हैं। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम आपके इलेक्ट्रिकल में अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा नहीं 25-30 बार तो आएगा। ये आपका सप्लाई सिस्टम में भी आएगा, ये आपका एसजी में पर यूनिट में भी आएगा, और फोल्ड तो मानो कि आएगा ही आएगा, ये रिले में भी आएगा, सब जगह आता रहेगा बेचारा। तो सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रियल में होता क्या है। देखो बच्चों, जनरेटर का काम था जनरेशन करना, इसने बिजली बनाई। तो ज्यादातर जो जनरेटर आप देखोगे वो आप पाते हो बेटा 11 kV में। ज्यादातर जो जनरेटर आपको मिलेंगे बड़े पावर प्लांट में 11 kV। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि रेटिंग है 11 kV के बेचारा हमेशा 11 पे काम करे, बहुत बार 13.2 पे भी काम कर देता है, और बहुत बार बेचारा 8:30-9:30 तक भी चला जाता है, वो अलग चीज थी। अब हमें पावर सिस्टम में ये पढ़ाया जाता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बेनिफिट होते हैं, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के, ये लिखना नहीं है सिर्फ समझना है। ये तो मैं उस पूरे पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर की मुझे
जरूरत पड़ी क्यों? तो सबसे पहले तो एक रीजन था हमारे पास में, हमारे पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम। तो बेटा जनरेटर ने बिजली बनाई, तो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता है 11 केवी। अब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के आपको बहुत सारे फायदे सिखाए जाते हैं, जिनमें से एक फायदा होता है कंडक्टर का साइज छोटा हो जाना, पतला, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाना। दूसरा एडवांटेज होता है लाइन में लॉसेस कम हो जाना। तीसरा एडवांटेज होता है जब लॉसेस कम है बेटा तो दक्षता बढ़ जाना, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाना। माय डियर, फोर्थ होता है लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाना। और वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होता है तो एक वर्ड अभी सिखाऊंगा आपको थोड़ा आगे चलकर, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाना। फायदे फायदे थे। तो हमने हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का डिसीजन लिया। अब किससे करें वोल्टेज को? भाई 11 केवी पर है, 11 केवी पर करते तो काम तो कर ही लेता, लेकिन अगर हम कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, तो वाई नॉट। तो सबसे पहले हमने सोचा ये कि भैया कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जो कम वोल्टेज को ज्यादा कर दे। तो भैया ये 11 केवी को, अभी ये स्टार डेल्टा बेटा इस चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना, ये बहुत बहुत बाद की चीजें है। ये 11 केवी तो आप देखोगे हाईएस्ट 765 केवी, 440 केवी, 220 केवी, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जरूरत है। हमने 11 केवी को बदल दिया 765, 440, 220, 132, 66, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी। कुल मिलाकर वोल्टेज को हमने हाई कर दिया। हाई वोल्टेज किया, हमने प्राइमरी ट्रांसमिशन कर दिया। कुल मिलाकर ये भैया हम पहुंच गए अभी इस तरफ। अभी ये मोटर नहीं दोस्त, ये लोड है। और अभी ये नहीं समझना कि सर ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, ये क्या लगा दिया। अभी सिर्फ आपको क्या था कि हम यहां तक पहुंच गए, पहुंचते 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 यहां पहुंच गए हम लोड एंड पर, लोड चलाना था। तो यार लोड, आप ये मोटर देखोगे, आप कहोगे सर मोटर जो हम खरीद कर ला रहे हैं, वो मोटर हमारे जो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं सर, वो तो 22 केवी का था, 11 केवी का था। और अगर हम अपने घरों में डोमेस्टिकली देखते तो सर ये तो 440, सर ये तो 220। तो हम इसे हाई वोल्टेज को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। यानी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया क्योंकि हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना चाहते थे। तो भैया ये बढ़ाने का काम क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मर। और इसे नाम दे दिया हमने स्टेप अप, वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया। फिर दूसरा, हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करना है, तो भैया इस एंड पर ये क्या करेगा? स्टेप डाउन। तो सबसे पहली चीज तो अपने पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पॉसिबल बनाना, और फिर लोड पर प्रिफरेबल वोल्टेज या जो सुटेबल वोल्टेज है वो देने के लिए मुझे दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की बेसिकली जरूरत पड़ रही है, एक बढ़ाने के लिए और एक। अब वोल्टेज लेवल को बढ़ाना और घटाना बेटा पॉसिबल हो पाया केवल ट्रांसफॉर्मर से। तो पहला कारण तो ये था कि ट्रांसफॉर्मर पर विचार किया जाए कि इसे बनाए भाई। दूसरी चीज और थी, देखो एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ये कोई वाइंडिंग रख दिया आपने, ये कोई वाइंडिंग रख दे, और टर्न रेशियो हम लोग क्या बनाए? 1:1। अभी जितना बता रहा हूं उतने पर दिमाग में चलाना है, जितनी भी चीजें चलाओगे, फालतू के लॉजिकल चीजें नहीं। तो आपने कहा 1:1। अच्छा ये बताओ, इन दोनों वाइंडिंग के बारे में आपको देखते ही ये क्लियर हो पाया है कि सर इनमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो है नहीं। अरे इलेक्ट्रिकल के लिए तार तो जुड़ा होता, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में ये दोनों वाइंडिंग कॉमन कोर से जुड़ी होती है। तो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचे
देखो बेटा, अगर फॉल्ट इधर हो गया, फॉल्ट इधर हो जाए और इस फॉल्ट से मैं इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं। अरे इंडिपेंडेंट का मतलब भाई हाई फोल्ड करें इधर ही बहे, इधर ना कुछ प्रभाव डाले। कुछ ऐसे कि हमने ये ट्रांसमिशन लाइन ये बना रखी है, हमने कहा एक काम कर लेते हैं जी, अगर ये 11 kV है, ये भी 11 kV है, ये लगा देते हैं। 11 kV बन गया, देख लो। लेकिन बीच में बेटा इलेक्ट्रिकल सेपरेशन दे दिया आपने। जब इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, अब जरा बेसिक सोचो, अगर फॉल्ट यहां होता है तो शॉर्ट सर्किट करंट यहीं तो बहेगा, इस हिस्से में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। तो जब हम सोचें तो देखिए जी, आइसोलेशन के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और ये हमारी मदद करेगा, और इसे हम आगे चल के आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के नाम से जानेंगे। थर्ड पॉइंट बताता हूं, देखो बच्चों, हमारे पास में यहां ये कोई लोड है, लोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, चलो जी RL बोल दिया हमने। तो बहुत बार ट्रांसफार्मर में, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सुनी होगी, जिन्होंने सुनी है ठीक है, नहीं सुनी तो भी ठीक। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए एक शर्त होती है कि लोड का जो इंपीडेंस है वो इंटरनल इंपीडेंस के बराबर करना है। मतलब लोड का इंपीडेंस इंटरनल इंपीडेंस के बराबर करना है। तो ठीक है जी, ये कैसे करेंगे? तो यहां लगा देते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो बहुत बार हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में इसे इस्तेमाल करेंगे इंपीडेंस मैचिंग के रूप में, जिसे लिखते हैं जी इंपीडेंस मैचिंग। इंपीडेंस मैचिंग अभी आगे आएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा जी, अब छोटे लेवल पर सोचते हैं। भाई बहुत सारी ऐसी सर्किटरी होती है जो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 12 वोल्ट पे काम करती है। आपके घरों में या नॉर्मली आपके पास अवेलेबल है 220 वोल्ट। तो भैया 220 वोल्ट यहां आप लगाते हो जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इस तरफ यहां जोड़ते हैं आप स्मॉल रेटिंग इक्विपमेंट या फिर डिवाइसेस। तो भैया यहां भी हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। स्टेबलाइजर में भी तो यही कर रहे हो, वोल्टेज का और स्टेबलाइज करने का क्लियरली मतलब यह था कि लगभग एक समान बनाए रखें। कम आ रही है तो उसको ज्यादा करके अपना दे। दूसरी चीज आपको ये सोचना पड़ा कि जैसे हमने कहा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराने की बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में, तो भी है नॉर्मली जो हम घरों में यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, उसमें भी हमारी मदद हो गई। अब नंबर 5 पर सोचते हैं कि क्या हो सकता है। देखो आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटिंग है वो सपोज 765 kV है, ठीक है। अब 765 kV में 5 एम्पियर तो फ्लो नहीं करेगा, तो उसमें हाई वैल्यू ऑफ करंट जनरली डिपेंड करता है, जब जब भी मैं करंट कहूंगा या लोड कहूंगा तो एक ही मतलब होता है। तो तुम्हें मैंने कहा बेटा इस लाइन में वोल्टेज बताओ,
तो तुम क्या वोल्टमीटर लेके नापने जाओगे? जस्ट इमेजिन 765 वोल्ट वाला वोल्टमीटर बनाना तो बहुत मुश्किल है। या मैं कहूं बेटा 100 एम्पियर वाला जरा एमीटर डिजाइन कर दो, बड़ा मुश्किल है। तो देखो जी, हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में पीटी और सीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब यार ये अलग बात है, ये सिलेबस में जो सीटी और पीटी लिखा है ना, ये अब ट्रांसफार्मर को जब यहां पढ़ेंगे तो यहां तुम थोड़ा ज्यादा इजीली समझ पाओगे, क्योंकि जो पीटी है, पीटी तो मानो कि ये मेनली जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो उसी के साथ में डिमट गया तुम्हारा। जो करंट ट्रांसफार्मर है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हो। तो वैसे जो सिलेबस में लिखा जाता है ये सीटी और पीटी, जिसे बेटा हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, ये वैसे लिखा जाता है मेजरमेंट में। मतलब सीटी और पीटी जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो सीटी और पीटी यहां लिखा जाता है। तो भैया चाहे आप बड़े लेवल पर देखें, चाहे आप बहुत ही छोटे लेवल पर देखो, ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में हमारी लाइफ में। अगर आपको लगता होगा कि आपके घरों में ट्रांसफार्मर का कोई रोल नहीं है, तो मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं। ट्रांसफार्मर अगर नॉर्मली जो आप ये चार्जर यूज कर रहे हो, तो वो भी सीधे 220 वोल्ट से सीधे डीसी करके नहीं दे रहा है। पहले एक हाई वोल्टेज को एक नॉर्मल वोल्टेज तक यानी कम किया जाता है, उसके बाद उसका कन्वर्जन किया जाता है। चाहे आप स्टेबलाइजर में ढूंढने लग जाओ तो प्रॉपर आपको ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा। आप अगर इन्वर्टर पूरा ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा। तो कुछ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और कुछ हमारे पास बड़े बड़े 3 फेज ट्रांसफार्मर है, और कुछ स्पेशल कुछ डिजाइन किए हमने ऑटो ट्रांसफार्मर है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का हमारे पावर सिस्टम में मतलब डायरेक्टली उतना रोल हम नहीं दिखाते, लेकिन हाँ जैसे इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो हम दिखाते हैं, जहाँ पे वोल्टेज को वेरिएबल करना है वहाँ मोटर ट्रांसफार्मर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पावर सिस्टम में बहुत वाइडली यूज नहीं करने का एक मेजर कारण भी आएगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाएगा। चलिए जी, तो सिलेबस के बाद ये कुछ 4-5 चीज़ें मैंने भी समझाई है आपको। इसमें लिखना आपको कुछ नहीं था, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ बनवाई है सिर्फ आपको एक समरी दी है कि देखो बेटा ट्रांसफार्मर का हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूजेज आपको देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ें जो जो मैंने आपको समझाई है जरा इनको 1 बाय 1। बेटा एक वोल्टेज स्टेप अप, सबसे पहला काम तो यही था, अरे स्टेप अप करना। दूसरा काम मैंने आपको बताया, देखो जी वोल्टेज स्टेप डाउन करना। थर्ड वाला मैंने अभी बात कर ही रहा था, आइसोलेशन करना। वोल्टेज स्टेप अप करना यानी कि वोल्टेज स्टेप अप का मतलब है पावर जनरेशन जो हुई है उसके लेवल को बढ़ा देना। और बढ़ाएंगे तो इसके बहुत सारे फायदे आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे। इसने लिख भी दिया कि फॉर एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अभी इसमें दिमाग लगाया ना, ये पावर सिस्टम में आएगा, सप्लाई सिस्टम में। अभी स्टेप डाउन कर रहे हैं यार, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैं 765 केवी पे थोड़ा ना करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी पे कर देता हूं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मैं 440 to 30 इस पे करूंगा। आइसोलेशन देख लो, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन 2 सर्किट फॉर सेफ्टी एंड नॉइज रिडक्शन, ये पॉइंट भी आ जाएगा। फिर आता है इंपिडेंस मैचिंग। इंपिडेंस मैचिंग यूज टू मैच इंपिडेंस बिटवीन पावर सोर्स एंड लोड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अच्छा जी, मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तो ये यूज कर रहे हो मेजरमेंट प्रोटेक्शन में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी के रूप में। ये 4-5 चीजें हैं, 5 चीजें।
अब देखो स्टेप डाउन हमने यहाँ भी लिखा है, ये भी तो ये कॉमन ही पॉइंट है भाई। छोटी रेटिंग के लोड को चलाना है तो ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करेंगे, कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जरा पहले इस पेज पर थोड़ा नज़र डालो। अरे चला लिया दिमाग इनमें, बस ठीक है। ये पढ़कर आपको ना पर्पज क्लियर हो जाएगा कि यार हम ट्रांसफॉर्मर को यूज क्यों करने वाले हैं। पढ़ लिए ये पॉइंट भाई। स्टेप अप करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, और मेनली अपना सीटी पीटी ये सब करेंगे, और इम्पिडेंस मैचिंग करेंगे। यही 4-5 उद्देश्य हैं। और इवन पावर सिस्टम में तो हमारे 2-3 उद्देश्य ही है, वोल्टेज को बढ़ाने तक, घटाने तक, और लास्ट में जाकर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सीटी और पीटी बनाना चाहिए। चलो फिर शुरू करें, फिर मामला ट्रांसफार्मर के मेन टॉपिक पर आए। वैसे मैंने ज़्यादातर डायग्राम इस पिक्टोग्राफी सिनेरियो में वही सेलेक्ट किए जो इजीली आप पेन से बना पाए। कुछ 3D पिक्चर्स भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे तुम्हें, इजी लगेगा तो बना लेना, अदरवाइज ट्राई नहीं करना है कि एज इट इज छाप लेंगे। देखो पहली चीज़ तो ट्रांसफार्मर में हमेशा शुरुआत पढ़ाने की एक गलत डायग्राम से करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूंगी ये डायग्राम हमारा पूर्णतः गलत है, लेकिन इसके बिना बच्चों को ट्रांसफार्मर से ना कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती। अदरवाइज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर का सिनेरियो ये बिल्कुल नहीं होता जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। अभी क्या देखना है बच्चों की, ये रखा है प्रॉपर एक ट्रांसफार्मर का टैंक जिसमें भरा हुआ है हमने ऑयल, और इसके अंदर में ये बना रखी है हमने देखो एक कोर। ये बना दी हमने कोर। अब कोर का मैंने मैग्नेटिज्म में बहुत बार जिक्र किया है कि जो कोर होती है, हाँ जी, किस मटेरियल का हो, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हो जिसमें चुंबकत्व अच्छे से सेटअप यानी कि स्थापित हो जाए। तो भैया उस कोर पर देखो हमने यहां लपेट दीजिए वाइंडिंग। ये भैया हमने वाइंडिंग लपेट दी। तो एक साइड में हमने एक वाइंडिंग लपेट दी और इसे हमने कहा प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरी साइड पर हमने एक दूसरी वाइंडिंग लपेट दी बेटा जिसका नाम हमने दे दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो आपको ना आपके आसपास जो अपने चीजें देखी होंगे उनकी थोड़ी याद दिला दूं मैं, इसलिए मैं एक पिक्चर लगाई है। वो क्या रहा है कि देखो जो जनरेटर से सप्लाई आ रही है या जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपके एरिया में कुछ ऐसे है, ट्रांसफार्मर के ऊपर से है। अच्छा जी, अब यार 3 फेज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो थोड़ा आप रिलेट कर पाए इसलिए सिंगल फेज ही लगाया है। तो बच्चों ये होती है बुशिंग। बुशिंग होती है, इनको ना इंसुलेटर नहीं समझते, उन्हें उन्हें कहते हैं हम बुशिंग। इसके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम बनाते हैं इनको। तो तार लिए जी इन बुशिंग से और ये बेटा हमने कनेक्ट कर दिया वाइंडिंग पे।
भाई यही तो करते हो। और इसके बाद में इसे कम करके, क्योंकि जो ऊपर से लाइन से जाते हो तो ज़्यादा वोल्टेज है, इसे कम करके आपने फिर बुशिंग पे लगा दिया, और ये अपना इधर इलेक्ट्रिकल लाइन टू लोड, यहां पर अपना लोड कनेक्ट कर लो जी। यही एक सिंपल डायग्राम होता है भाई। यानी कि जब हम इधर बात कर रहे हैं भाई, तो मैंने कहा जी इधर ना हाई वोल्टेज है, अब ना इसको हमने कम में बदला, लो वोल्टेज, और हमने लोड पे कनेक्ट कर दिया। तो रियल में ट्रांसफार्मर का यही सिंपल सा काम होता है, और यही इसी सर्किटरी को, इसी मैकेनिज्म को धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस पे नहीं जाना कि सर हीट डिसिपेशन, प्लेट लगा दी, इसके अंदर तेल कौन सा, ये 1 बाय 1 सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बेटा ऐसा सेटअप देखा है अपने आसपास में, ऊपर वायर होते हैं, बुशिंग से वायर आते हैं ट्रांसफार्मर के। अब ये तो अंदर है डब्बा, आपने इतना ही देखा होगा, ये तो डब्बे के अंदर की कहानी है। तो आपने बस बाहर में ये देखा होगा, तार अंदर गए, फिर यहाँ से तार अपना बुशिंग से आ गया, और ये आपके एरिया में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि जो लोड कनेक्ट करना था वो कर दिया जी। अब देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, कि कोर के एक साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी साइड पर यही है। अच्छा जी, अभी रियल में यही समझ के चलना है कि हमने एक साइड में हाई वोल्टेज रख दिया, एक में लो रख दिया, और देखो इधर हम लोग जरूरी नहीं है कि हाई से लो पर ही जाए, लो से हाई पर भी आ सकता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो बिना फ्रीक्वेंसी को बदले। अब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने का कारण क्या है कि कोई भी मूविंग पार्ट इसमें नहीं है। जैसे इंडक्शन में आएगा मूविंग पार्ट तो वहां फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी फ्रीक्वेंसी बदलती। तो ये फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के एसी वोल्टेज या करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल पर चेंज करता है। भाई डीसी पे काम नहीं करेगा, तो अभी तो रट्टा मार रखा, वो देखेंगे क्यों नहीं करेगा। तो मैंने अभी जो कहा वो सुनना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक इसलिए बोलते हैं बच्चों हम, क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं था। एक ऐसा स्थैतिक डिवाइस या युक्ति है जो समान फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी को बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के एक सर्किट से दूसरी सर्किट पर ट्रांसफर इजीली कर पाती है। कैसे जी? वोल्टेज और करंट के लेवल को बदल लेता है। इसमें एनर्जी जितनी प्राइमरी साइड पर है उसे एज इट इज उठा के सेकेंडरी पर भेज देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे? मैग्नेटिकली, यानी प्राइमरी अलग होती है, सेकेंडरी अलग है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो यहां से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया ये तो लग रहा है ना कि देखो, जब हम ये सोचे कि क्या बिना वायर या क्या बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है, तो मैं सोचूंगा बिल्कुल। कैसे? मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके। यही हमने लिखा है, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, usually with a change in voltage and current level but without change the frequency। सही है भाई। अब जरा इसे समझते हैं। इसमें दो चीजें देखने को मिली होंगी आपको। पहली चीज है ट्रांसफर क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर। तो एक क्वांटिटी तो ट्रांसफर हुई है, दूसरी क्वांटिटी चेंज इन वोल्टेज एंड करंट लेवल, दूसरी क्वांटिटी चेंज हुई है। तो इसीलिए भैया इसका जो नाम पड़ा, ये अब उस पर बात की जाए। जो ये ट्रांसफॉर्मर नाम पड़ा है भैया, रियली में इसका नाम बेचारे का राम श्याम मोहन जो मर्जी रख लेते, इसका नाम ये इसलिए रखा
किसने दो काम किए हैं, एक क्या ट्रांसफर और दूसरा किया है ट्रांसफॉर्म। इसने ये दो काम कर दिए। ठीक है जी। तो भैया इन्हीं दो शब्दों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मर शब्द किससे मिलकर बना है, तो आप कहना ट्रांसफॉर्मर शब्द बना हुआ है ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म से। ठीक है जी। अब देखो बेटा, ट्रांसफर क्या किया, ट्रांसफर है एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी। और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, चेंज होना। तो बेटा ये है वोल्टेज और करंट। अब ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो किताब में आपको डेफिनेटली मिल जाता है कि ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर आपने आज के सेशन को सुन लिया तो अब गलती नहीं होगी। ट्रांसफॉर्म करेगा वोल्टेज और करंट को बेटा एक लेवल से, चाहे वो लेवल घटाना और बढ़ाना जो मर्जी हो, और ट्रांसफर करेगा एनर्जी को, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। कैसे, बाय यूजिंग मैग्नेटिक एनर्जी। इसी को आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहेंगे। बेटा कहीं पर अगर ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी, नहीं प्लीज, ओ भाई ये सब क्या इधर उधर नहीं, मशीन बता रहा हूं, ट्रांसफार्मर को दिमाग में ऐसे नहीं घुसा पाऊंगा मैं। क्या दिक्कत हो रही, हिलना भी नहीं है अपनी जगह से, ऑक्सीजन भी नियंत्रित करके बस धीरे धीरे लो, बिल्कुल लिमिटेड। अति ऑक्सीजन भी नुकसानदायक है। O2 में अगर एक ऑक्सीजन और मिला दूं मैं तो O3 बन जाता है। तो ज्यादा ना, मतलब थोड़ी थोड़ी लो बस, जिससे काम खिंच जाए। तेरे लिए नहीं है तो ठीक ठाक लेना, तू पहले से खिंचा हुआ बैठा भाई, तू ठीक ठाक लेना अपना हिसाब। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो कारण है ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब जब स्टैटिक है तो भाई प्राइमरी भी यहीं रखी हुई है और सेकेंडरी भी वहीं रखी है। सही है भाई। अगर कोई ऐसा बोल देता है कि ट्रांसफार्मर में, देखो ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी लगेगा जब ये स्टैटिक होगा। कोई कहता कि भाई ट्रांसफार्मर में का जो ये प्रिंसिपल है, अगर हम कुछ रोटेट करने वाली बॉडी के थ्रू कर लेते हैं, रोटेट करने वाले का मतलब है जो सेकेंडरी में लेता ज्यादा टर्न बना के और उसको मूव करवा लेता, तो तब बोलते कि वोल्टेज तो बदल जाता लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती। तो बेटा कुछ भी यहां रोटेट करने वाला नहीं था, इसी वजह से क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज बिकॉज नो मैकेनिकल मूवमेंट। दूसरा, इसे और सिंपल ये भी लिख सकते हो कि क्या होता है भाई, ये स्टैटिक है। याद हो गया भाई? अच्छा जी, चले भाई आगे। क्या लिख रहे हो गया तुम लोग? लिख रहे हो तो लिख लो यार भाई, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए मेरे याद ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं कि तुम्हें टाइम देना, मैं लगातार चलूंगा फिर।
लिख रहे हो तो लिख लो फिर तुम्हें, तो टाइम हो, मैं तो वही बोल रहा ना, लिखोगे तो फिर मैं छुट्टी करूँ, तुम लिख लेना। चलो एक बार इसे पढ़ लो, इसे आइडिया लगा कि भाई एक कोर पर कॉमन, बेटा एक कोर है, नहीं लिख रहे हो तो समझ लो बढ़िया से। एक कोर है, इसके एक साइड में हमने एक वाइंडिंग को लपेटना है, दूसरे साइड में बेटा दूसरे वाइंडिंग को लपेटना है। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करेगा एनर्जी को और ट्रांसफॉर्म करेगा वोल्टेज और करंट को। बेटा फ्रीक्वेंसी को बेचारा ये बदलने वाला नहीं है, ठीक, सही है। अब देखो जी, कुछ की पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में वन बाय वन। अभी हमने लास्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग देखी है भाई। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग having common magnetic सर्किट। पहला पॉइंट तो ये है। अभी ट्रांसफॉर्मर की थोड़ा समरी के बारे में, ये कुछ की पॉइंट है, इन्हें लिखते हैं और क्लियरिटी हो गई। अरे बताओ भाई बच्चों, ये सही लिखा हमने? मैंने भी एक डायग्राम दिखाया आपको ये, तो प्राइमरी, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूंगा अभी। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कॉमन एक मैग्नेटिक सर्किट पर है? नो इलेक्ट्रिकल, नो इलेक्ट्रिकल connection between primary and secondary। बताओ बच्चों, ये भी क्लियर हो गया? भाई प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस exist between primary सेकेंडरी वाइंडिंग। बच्चों जब कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अनंत प्रतिरोध हो जाएगा कि नहीं, बताओ क्या हो गया? अबे जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता तो बात अलग थी, जब इलेक्ट्रिकली अलग अलग रखी है तो दोनों के बीच में अनंत प्रतिरोध है, और क्या है? कोर made by फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? मैं तो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। और इतनी छोटी चीज थोड़ा, इतना नहीं कि इंतजार करो। सॉफ्ट आयरन को कर लो, लेकिन हिस्टेसिस लूप को और कम करना है तो हम उसमें
अप्रोक्सीमेटली 2% सिलिकॉन मिला लेते हैं, तो इसको बोलने लगे सिलिकॉन स्टील। और फिर इससे भी बढ़िया ऐसा करो, फिर हम लोगों ने स्टील को भी जब ठंडा करके फ्रेम वो प्रोसेस करते हैं मैकेनिकल मेट्रोलॉजी में, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील क्या दिया था? हाँ, नहीं मैंने कहा पूरा नहीं सुना। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन नॉर्मली जब मिलाते हो तो हिस्ट्रेसिस लूप को कम कर रहे हो, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ऑलवेज प्रीफर सॉफ्ट आयरन, कोई नॉर्मली यूज कर रहे हो। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो हम करेंगे वो सॉफ्ट आयरन करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम बड़े ट्रांसफार्मर भी बनाएंगे, तो हम सिलिकॉन का जो कंटेंट है उसे मिलाना शुरू कर देंगे। फिर दूसरा बेटा हमारा काम वैसे भी नहीं चलेगा इनसे, फिर हम स्टील की एक्चुअली ना छोटी छोटी इंसुलेटेड पत्तियों को लेंगे, जिन्हें हम लेमिनेशन कहेंगे। टेंशन न लो, सब आएगा। कोर मेड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल which having low reluctance। फिर है जी कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स एट द principle of Faraday's law of electromagnetic mutual induction। म्यूचुअल इंडक्शन। अब यार ये बताओ, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि साधारण ही शब्द इस्तेमाल करूं। इन पांचों पॉइंट को एक बार पढ़ के बताओ कि इतना समझ आ गया? भाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट पे जोड़नी है। इलेक्ट्रिकली प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाएंगे और ट्रांसफार्मर फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है। इतना ओके जी? आइए जी शुरुआत करते हैं फिर। अभी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बेटा हम क्यों कर रहे हैं वो हमने थोड़ा जानने की कोशिश की है, और ट्रांसफार्मर का एक रफली एक आइडिया हमने लिया है कि भाई कोर का क्या काम था। नहीं, कोर पर हमें अभी वाइंडिंग को लपेटना था, अभी ये दिमाग में रखना है। अब शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की। तो देखो जी, इस डायग्राम में फिर हमने क्या क्या समझना है। यहां से शुरुआत होनी चाहिए, एसी इनपुट। तो जो जो मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं बेटा, ये लास्ट तक सारे टर्म मैं कॉमन यूज करूंगा। तो बार बार ये लिखना कि E1 ये है, E2 ये है, मैं आज ही सबसे पहले ये लिखता हूं। तो भैया यहां पर जो V1 है, V1 मेरे लिए एसी इनपुट है, यानी कुल मिलाकर मैं V1 को सप्लाई वोल्टेज बोल सकता हूं। सही है? प्राइमरी वाइंडिंग साइड पर यहां पर मैंने करंट लगा दिया दोस्त, ये I1। तो I1 फिर प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है लास्ट तक। सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट को I2 लगा दिया, और लोड वोल्टेज भैया मैंने V2 कर दिया। लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज, यहां पर हमने कोर में भैया ये फ्लक्स को दिखा दिया। तो फाई का मतलब हमारा यूजफुल फ्लक्स ही है भाई।
ये बनाया था यूजफुल फ्लक्स, ये यूजफुल फ्लक्स ही है। यहां पर N1 प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न लेंगे, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। प्राइमरी वाइंडिंग पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। तो I1 है प्राइमरी वाइंडिंग करंट, N1 and N2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न, ऐसे लिख लो। E1 and E2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। I2 को बेटा हम लोड करंट के नाम से जान लेंगे या सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट से। V2 को लोड वोल्टेज। ये सारे कॉमन टर्म है हमारे, कल लास्ट तक यही कॉमन लेना फिर हमें। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है यानी E1, यार ये होती है सेल्फ इंडक्शन से। ये सारी चीजें मैग्नेटिज्म में समझाई थी। इसी का फ्लक्स इसी के टर्न से लिंक करके E1 आ गया सेल्फ इंडक्शन। फ्लक्स यहां से आया, लिंक यहां पर करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन। यहां तक तो कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर बनाने में सबसे ज्यादा जो जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कोर। अगर कोर नहीं होता तो फिर बाइंडिंग कहां करते। लेकिन हां, टेंशन ना लो, बिना कोर के भी ट्रांसफॉर्मर बना सकते थे, जिसे आप एयर को ट्रांसफॉर्मर बोल लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन एयर को ट्रांसफॉर्मर फिर आप अपने पावर सिस्टम के लिए विचार नहीं करें। कहीं अगर मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ डील कर रहे हो तो चलो सोचने वाली बात है। एयर को ट्रांसफॉर्मर, एक फेरेट को ट्रांसफॉर्मर भी होता है। जनरली हमने एक अलॉय मटेरियल बनाया, हमने कहा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में चुंबक तो बढ़िया है लेकिन इसमें लॉसेस भी होते हैं। तो फेरेट हम लोगों ने एक स्पेशल पदार्थ यानी कि मटेरियल तैयार किया। हमने कहा फेरेट में बढ़िया चीज यह है कि चुंबक तो भी बढ़िया, परमेबिलिटी भी अच्छी और इसका रेजिस्टेंस भी अच्छा। तो अगर रेजिस्टेंस अच्छा होगा तो जो ये एडी करंट आ रहा था ना वो नहीं आएगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने की बात करेंगे तो हम सीधे चले जाते हैं फेरेट कोर की तरफ या एयर कोर की तरफ। लेकिन यहां तो हमें भैया कोर अपना वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सेलेक्ट करके बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले भैया शुरुआत करते हैं कोर कंस्ट्रक्शन से। कोर कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों कोर कंस्ट्रक्शन की कहानी है कुछ ऐसी। इसे हम कहते हैं कोर विंडो, खिड़की। इसे हम कहते हैं कोर
विंडो जी, खिड़की कहते हैं इसे। भैया अगर ये मैं दिखाऊं तो इसे यार नाम दे दिया हमने, फिर इसे रख लेते हैं एच मतलब हाइट। अरे विंडो की ऊंचाई ये है, और इसे नाम दे देते हैं यार विड्थ, यानी कि डब्ल्यू, ये चौड़ाई है। लिखो तो चलो लिख ही देता हूं भाई, हाइट और विड्थ, ऊंचाई और चौड़ाई। क्योंकि यहां से कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में थोड़ी सी मदद मिलेगी आपको। बच्चों एक वर्टिकल हिस्सा, वर्टिकल इसका ये बताओ, इस विंडो का वर्टिकल भाग कौन सा है? ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल। तो ये वाला जो हिस्सा है, देखना भाई ये वर्टिकल यही तो है। बच्चों वर्टिकल यही है। तो इस वर्टिकल भाग को कहा जाता है लिम्ब। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा तुमने दिखा रखा है, ये कौन सा भाग है? हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं यॉक। ठीक है भाई, ये भी तुम पढ़ो दिल खोल के, मैं से इतना सा नहीं पॉइंट छोड़ूंगा इसमें, और बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना पकड़ते हो समझते हो भाई। तो अगर कोई कहे कि कोर का जो हॉरिजॉन्टल भाग था इसे किस नाम से जानते हैं? यॉक। और वर्टिकल को लिम्ब। तो जनरली हम बाइंडिंग जो कर रहे हैं, जैसे ये ना विंडो जो रखी है, ये ऐसे ही रखी है जैसे घरों में तुम लगाते हो। सही है भाई। तो जो वर्टिकल भाग है उस पर आप वाइंडिंग करते हो, बेसिकली उसी पर वाइंडिंग होती है जी। अब देखो कहानी में ये भी सिखाऊंगा कि इसे क्यों मैं थोड़ा सा साइज में बढ़ाऊंगा, इसको कम क्यों करूंगा, ये सारी चीजें आएंगी। चलो जी, तो सबसे पहले सीखते हैं कोर की कंस्ट्रक्शन हम करते कैसे हैं। मैग्नेटिज्म के लास्ट जब हमने किया था तो मैंने आपको लेमिनेशन इंसुलेशन ये सिखाया था कि नहीं? ठीक है भाई। देखो बच्चों, पहले ये लेमिनेटेड कोर है, और जहां जहां भी यार मैं कोर का जिक्र करूंगा ना पूरी मशीन में, समझ जाना ये सभी स्टील की पत्तियों से बनाई गई है। चाहे आज के बाद सिंक्रोनस हो, इंडक्शन हो, जब भी कोर नामक शब्द आएगा तुरंत समझ जाना ये सभी स्टील की पत्तियों की देन है। तो देखो बच्चों, ये बना रखी है हमने लैमिनेटेड कोर, आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यार ये भी ऑप्शन था ना कि इस पूरे को एक सॉलिड बॉडी बना लेते हैं, क्या अलग अलग पत्तियां लगा रखी, लेकिन पत्तियां लगाने का हमारा पर्पज कहां था? मैग्नेटिज्म में एडी करंट लॉस को कम करना। तो ये जो लैमिनेटेड कोर है, ये हमने अलग अलग पतली पतली पत्तियां बना रखी है, और बेसिकली ये बनी होती है CR किससे जी? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील था तो स्टील बेटा ये एक प्रक्रिया थी मेटलर्जी में, एक प्रोसेस था। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील।
हमने ये बना दिया। अब जो ये लेमिनेशन है, पहली बात तो बेटा लेमिनेशन का मतलब अपने दिमाग में सेट कर लो कि यार ये स्टील की छोटी सी पत्ती है, पतली सी पत्ती है। जब भी कभी लेमिनेशन की चर्चा होगी और लेमिनेशन की थिकनेस की बात आती है तो 0.25 mm, 0.5 mm, ऐसे को टेंशन मत लेना, वो एग्जामिनर के ऊपर बात है। 0.5 mm, 0.35 और कई जगह पर इसे बेटा 1 mm तक भी लिखा है। तो कभी तुम सोचो सर ने तो ये भी लिखा दिया था, ये भी लिखा दिया था, तो ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते। तो भाई क्या है कि अप्रोक्स है, ये जो डाटा गिवन है ये अप्रोक्स है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। कभी भी ये कभी तुम्हें लगे ये ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में, ऐसा नहीं आएंगे ये कभी भी। जैसे एक दे देगा 10 mm, 5 mm, 8 mm, एक दे देगा आपको 1 mm, तो हमारा ठीक है 1 mm करेक्ट हो जाएगा। तो ये बना दिया आपने स्टील की पत्तियां। अब रियल पिक्चर में ये स्टील की पत्तियां ऐसी भी नहीं होती, ये तो आपने फाइनल करके दिखा रखा। स्टील की पत्तियां हमारे पास अलग अलग तरह की होती है। अच्छा ये बताओ कभी ट्रांसफॉर्मर नहीं, सॉरी स्टेबलाइजर बनते देखा कभी है जी? तो इसमें पत्तियां भरते हैं पहले। हाँ, तो देखो ये जो ये पत्तियां होती है ये अलग अलग तरह की होती है। जैसे बनाने के बाद तो ऐसा दिख रहा ना, बनाने के बाद तो ये दिख रहा, देखो फाइनल। तो ये ई है, देखो शेप क्या है ई, और ये लगा दो आई। तो भैया हम दो प्रकार की कोर बनाएंगे, देखो एक बनाएंगे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए, एक बनाते हैं कोर टाइप के लिए। अब यही पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो ये क्या है ई और जी आई, ये भी देखो ई है और ये भी ई है, तो इसको बोल सकते हैं ई आई लेमिनेशन, इसको बोल सकते हैं ई ई लेमिनेशन। तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए बेसिकली किस प्रकार के लेमिनेशन के इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं कि सर यही स्टैंडर्ड था क्या, अभी एक दो और भी बताऊंगा। जैसे कोर टाइप बनाना है तो एक एल इधर और एक एल इधर, तो एल टाइप लेमिनेशन। यू और आई, यू ये होता है ऊपर से ये रख दिया तो यू आई लेमिनेशन। जैसे आपने कहा सर कुछ और भी पॉसिबल है, हाँ भाई देखो ये आपने कौन सी शेप बना दी जी, ये आपकी टी, ये बना दिया आपने टी शेप। अब अगर इस टी शेप के ऊपर आप ये बना लेते हैं तो तब भी बात बन जाती। चलो इसे पीला ही कर देता हूं मैं। तो देखो टी ये है और ऊपर वाला जो है ये यू है, तो ये भी काम करेगा। इसको रेड से कर देते हैं। तो इसे क्या नाम दे देते हैं भाई, टी और यू लेमिनेशन। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी ये नहीं कि हाँ जी बस यही था स्टैंडर्ड। तो ये अलग अलग प्रकार की हमारे पास में पत्तियां हैं। अब हमने अलग अलग प्रकार की पत्तियां, जैसे समझाने के लिए लेमिनेटेड कोर जो बेटा ये दिख रही है आपको, इसने अब इस पिक्चर में इनको ना अलग अलग करके दिखा दिया कि देखो बनी भी तो ऐसी है लेकिन ये रियली में ऐसी नहीं थी।
इसमें हमने एक ई लेमिनेशन यूज कर रखी है और एक आई लेमिनेशन यूज कर रखी है जी, ये दिखने में ऐसी है। ठीक है, जैसे इसमें ये नहीं कि सर इसमें तो बीच में नहीं था, अब 3D था। कुल मिलाकर इसको आप अलग देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग देख लो। कुल मिलाकर जो ये बॉडी है ये अलग अलग पत्तियों की बनी हुई है। और ये पत्तियों की देखो कैसे बनी हुई है, जहां हमने मैग्नेटिज्म को एंड किया था ना उसी पर चलो। देखो पहले लेमिनेशन, उसके बाद में इंसुलेशन, ये कहानी। अब इसमें लेमिनेशन तो ये पत्तियां होंगी, अब इंसुलेशन तुम्हें दिख नहीं रही। बेसिकली इंसुलेशन जो है वो वार्निश की है, उस पर अपना वार्निश कर रखी है आपने। तो जब कॉपर के जो वायर होते हैं, आप उसे ब्लेड ब्लेड लेकर ना रगड़ के देखना, तो इसके ऊपर से ना पेंट 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 जैसे उतर जाता है। तो भाई ये आपने दिखा दिया जी, ये तो है लेमिनेशन। रियल कहानी ये जी, लेमिनेशन फिर बीच में क्या ले लिया जी, ये इंसुलेशन। और ये जब भी कभी आप लोग लेमिनेशन सेलेक्ट करोगे तो ये आप हमेशा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील या स्टील यही इस्तेमाल करोगे। सही है भाई, क्योंकि देखो जैसे इस भाई ने कहा बेटा सॉफ्ट आयरन की हिस्टैरिसीस लूप जो होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब हम इसमें स्टील की थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जब हम इसमें सिलिकॉन मिला देते हैं, और सिलिकॉन मिलाना अप्रोक्स 2%, ज्यादा नहीं, तो जो हिस्टैरिसीस लूप है ना वो और छोटी हो जाती है। और हिस्टैरिसीस लूप अगर छोटी होगी तो भैया हिस्टैरिसीस जो लॉसेस है वो और कम हो जाते हैं। तो भैया ये देख लिया कि कोर कैसे बनेगी। अब ये टेंशन मत लो कि सर ये तो सेल टाइप बना दिया या आपने कोर टाइप बना दिया, ये सारी स्टील की पत्ती हैं इन शॉर्ट। तो स्टील की पत्तियां को अपना एक दूसरे के ऊपर अपना प्रॉपर अपना रखते चले गए। इसमें एक और ध्यान देना है भाई कि जो आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें, जैसे आपने ये एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ये एक हिस्सा तो ये बना लिया जी आपने एल टाइप, ये भाई एल टाइप है। तो यहां रखोगे इसे, बस अभी रखेंगे जी। अब इसमें कलर बदल देते हैं, जो नीला हो गया और ये भी बेचारा नीला। तो ये दो एल टाइप की पत्तियां ले ले। सही है भाई, पूरी हो गई नींद। हाँ, नहीं हुई पूरी भाई, इसके लिए कुछ नींद पूरी करने की व्यवस्था की जाए। लोरी सुनोगे बेटा? वो कौन सी लोरी सुनाता है? अरे नहीं यार, वोम चिट्टी सॉफ्ट चिट्टी वो वाली, जो वो डरावनी मूवी नहीं थी, वो वाली लोरी सुनाओ इसे। आज इसके सपने में चुड़ैल आएगी फिर। ये बोल रहा है कि मैं खुश हूं, चाहे सपने में हो लाइफ में हो, चुड़ैल भी चलेगी। हाँ, वाह बेटा वाह। नींद क्यों मेरे भाई, एनर्जी लेवल यही है।
इस बार चुनाव में आने वाले 2027 में है ना शायद ये प्रधानमंत्री का चुनाव कब भाई? नहीं नहीं 2000 अभी तो हुआ था 29 में। तो मोदी जी नारा बदल देंगे कि भारतवर्ष में 65% बुजुर्ग है। तो इनमें से तू भी है 65 में। देखो भाई बच्चों, ये दो एल टाइप की लेमिनेशन ले ली। अब एल टाइप ले लो, ई ले लो। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे तुम मकान बनाते हो ना, अरे यहां दोनों में जोड़ आएगा, इनका दोनों में जोड़ आएगा। तो ये कोशिश करनी है कि जो इसके ऊपर आप रखें, अब इसके ऊपर जो आप प्लेस करोगे, अब देखो ये घूमेगा कि नहीं। बेटा नहीं घूमा तो इसके जस्ट ऊपर आप जो रखेंगे ना, अब भैया ये रखना यहाँ पे ये। पगलो रुला दोगे तुम तो। लो ये जो समझा रहा था, मकान बनते हुए देखे तुमने? मकान बनते देखे, यूट्यूब यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे इसके ऊपर ना ये रखना है आपको। तो ये कोशिश करना है, देखो जब आप मकान बनाते हो तो कभी ऐसा थोड़ा ना करते हो कि एक ईंटें ये थी, एक ये थी, और ऊपर तक ऐसे चिनाई कर दो। कभी ऐसे करते हो क्या? अब भाई बच्चे देखो, कुछ का डिप्लोमा तो कोरोना के दौरान ही हो रखा, तो वो तो कर सकते हैं ऐसा भी, और सिविल वाले खासकर। अरे नहीं करते ना भाई। अच्छा क्यों नहीं करते? कारण देख लो। कारण इसलिए नहीं करते कि अगर थोड़ी लीकेज होगी तो इस लीकेज को नीचे तक रास्ता मिलता है। अरे बेसिक यही तो मैकेनिकल रूप से मजबूत कहाँ है? अलग। तो आप ये काम तो कर रहे थे सिविल वाले, अब हम ऐसे करते देखो। क्यों भाई, हम तो ऐसे बनाते ना मकान। अब ये अगली ईंट यहां रखेंगे हम तो भाई, तो ये ज्यादा मजबूत है। बेटा लीकेज फ्लक्स ट्रांसफार्मर में एक मेजर इशू था, लीकेज फ्लक्स। तो जो भी ये जॉइंट आप यूज कर रहे देखो, ये जो आपने ये जॉइंट बना रखे जी, इन जॉइंट को अल्टरनेटिवली यूज करना है या एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेटिवली प्लेस करना है। अगर देखो जरा, इसके ऊपर मैं इस पत्ती को रखूंगा तो अब नेक्स्ट वाली पे जॉइंट यहां बनेगा, और इसमें जॉइंट यहां आ गया है। तो इसमें जो जॉइंट आप यूज करने हैं वो अल्टरनेटिवली बने हुए हो, जिससे कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो, यानी लीकेज फ्लक्स को एक पाथ ना मिले। तो इसमें हम लिखते हैं जी, अल्टरनेटिवली जॉइंट प्लेस्ड सो लीकेज फ्लक्स इज रिड्यूस्ड, ऐसा लिख दो। एक दूसरे के ऊपर ये अल्टरनेटिवली जॉइंट रख देने हैं। समझिए कैसे रखनी है अब ये, बस ठीक है। अब देखो भाई बच्चों, ये कुछ ऐसी कहानी है। अब बेचारे को इन्हें तुम खुले तो छोड़ नहीं सकते।
तो ये प्रॉपर अपनी कोर बनाकर आपने एक फ्रेम में, एक स्ट्रक्चर में आपने प्रॉपर अपना बांध दिया। और बहुत बार जब आप सिंक्रोनस या इंडक्शन में इन्हें देखोगे तो इन्हें बहुत सारी पत्तियों को एक साथ बांध देना, तो इसको जनरली हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं कि हमने स्टैगर्ड कोर इस्तेमाल कर ली। तो बच्चों इसमें ये वाला हिस्सा फिर से बता दूं, देखो ये वाला जो हिस्सा है जिसपे हम वाइंडिंग प्लेस करने वाले हैं ये है लिम्ब। अब दिख रही है देखो अलग 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 पत्तियां पीछे तक। अच्छा जी, और भैया यहां ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलने वाले हैं यॉक। मैं थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी मुझे इस कॉन्सेप्ट की भी। इसमें देख के बताओ कि योग की परिभाषा क्या हो सकती है। ऐसे पूछ रहा हूं, योग की परिभाषा क्या हो सकती है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये लिंब जुड़े हैं ना, यार ये सोचो कि ये हिस्सा नहीं होता तो क्या ये लिंब के पाथ पूरे हो पाते? अरे मैंने 3 आई, सोचो आई 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 रख देता मैं, तो क्या इनको पूरा कर लेते? तो योग ने इन लिंब के पाथ को पूरा करने में मदद की है। तो ऐसा नहीं कि योग को आप इग्नोर कर दो कि सर फ्लक्स तो मैं यही दिख रहा था, इसका हम क्या करें। अब इसमें आप लिंब की संख्या बताओ, काउंट करें कितनी? 3 है, बस ठीक है जी। अरे लिंब की संख्या 1 2 3 ये काउंट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि वाई वी यूज्ड लेमिनेशन। भाई ये भी तो सीखना चाहिए कि अभी तक हमने लेमिनेशन की चर्चाएं की है। तो हमारा सवाल यह है कि भाई हम लेमिनेशन का उपयोग कर क्यों रहे थे। तो देखो भाई बच्चों, इसमें सबसे पहला हमने लिखा कि ट्रांसफॉर्मर कोर आर मेड ऑफ थिन शीट्स, जिन्हें हम कहते हैं लेमिनेशन ऑफ या तो सॉफ्ट आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील। और जैसे इस भाई ने कहा कि हम प्रीफर किसे करेंगे, तो हम प्रीफर करेंगे, देखिए जी, इंस्टेड ऑफ सॉलिड कोर। इसका मतलब क्या है कि एक सॉलिड कोर बनाने की बजाय, भाई ऐसा भी तो हो सकता था एक मेटल बॉडी होती और उसमें से ऐसे ही कट कर लेते हैं हम सॉलिड। एक सॉलिड कोर बनाने के बजाय कोर को बनाना है हमें लेमिनेशन से। अब इसके देखो कारण क्या है कि दीज लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग वार्निश और ऑक्साइड कोटिंग। वार्निश से और ऑक्साइड की कोटिंग से। अब आपको लग रहा होगा सर ये ऑक्साइड कोटिंग क्या है, तो ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ऑक्साइड की कोटिंग जो होती है मैं बता दूं, जब कोई भी मेटल, छोटू बताएगा, बता बेटा, क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले की बात है। जब कोई भी मेटल, बता यार, बस तो वही जानना चाह रहा हूं। जैसे कोई मेटल ले लिया आपने, एल्युमिनियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो एल्युमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया था? एल्युमिनियम ऑक्साइड जी। मैग्नीशियम का अगर ले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ठीक है, एक लेयर हो जाती है, और जो एक ऑक्साइड की लेयर होती है ना, ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखती है। तो या तो वार्निश या फिर ऑक्साइड लेयर जी। तो पत्तियां बनानी है तो पत्तियों को या तो वार्निश करिए या फिर ऑक्साइड की लेयर अपना प्रोसेस करो। मेन पर्पज क्या है लेमिनेशन यूज करने का? रिड्यूस एडी करंट लॉस। और देखो मैंने प्रॉपर आप लोगों को ये पढ़ा रखा है, क्योंकि मैग्नेटिज्म का एंड वही था कि हमारा मेन पर्पज है एडी करंट को कम करना। अगर हम एडी करंट को कम कर दें तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा।
थिकनेस ऑफ लैमिनेशन यूजुअली बिटवीन 0.25 to 0.5 mm. Lamination also help in minimizing heating and improve transformer efficiency. देखो ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी क्या बड़ी बात है, अबे लॉसेस कम होंगे तो दक्षता तो बढ़नी है। अब लॉसेस कम होंगे तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, टेम्परेचर कम अपना राइज करेगा। तो ये होता है देखो लेमिनेशन करने के कुछ वे, और लेमिनेशन हमने क्यों इस्तेमाल करी इसका कुछ कारण थे। अब बात करते हैं जरा डब्बे की, जो विंडो रख रखी है हमने। एक टर्म होता है, समय कितना हो गया भाई, तुम तो थक गए लग रहा है। मयंक वर्मा जी का सवाल है कि सर कोर एक ही स्क्वायर शेप से क्यों नहीं बनाते, मतलब एक ही स्क्वायर ऐसा डब्बा। हाँ तो आपने कभी स्टेबलाइजर फिर बनाया नहीं है। अगर एक ही डब्बा होगा तो आप इसे प्लेस कैसे कर पाओगे, अरे कुछ तो घुसाने के लिए किनारे से खाली छोड़ना पड़ेगा ना। और अच्छा मैं समझ गया, ये कह रहा है कि एक डब्बा बना दो, तो इसमें तार कैसे डालूं फिर मैं। दूसरी बात यह है कि शायद भावुक हो रहे तुम, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा पहले कोर बनाऊं बाद में तार लपेटूं, या पहले वाइंडिंग कर लूं बाद में कोर घुसाऊं, क्या करूं। हाँ वही तभी दिक्कत हो रही है कोल बनाने की। पहले प्रॉपर जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना दोस्त, वाइंडिंग तैयार की जाती है और बाद में कोर को ठोक बजा के उसमें फिट किया जाता है। अच्छा यही मैं समझा रहा था, यही था। ऐसा थोड़ा है कि बनाने वालों ने दिमाग नहीं लगाया होगा, ऐसा बनाने वालों ने बनाया लगाया होगा दिमाग है। करते हैं बड़े ट्रांसफॉर्मर जितने बनते हैं, आप वीडियो देख के देख लो, जितने बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम पहले कोर तैयार करके बाद में ऐसे तार लपेटते, पहले प्रॉपर वाइंडिंग बनती है हायर लोअर को, उसके बाद में प्रॉपर इन्हें ठोकते हैं, तब जाके ट्रांसफॉर्मर तैयार होता है। डिफरेंस मतलब बेटा मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंस का आसान काम मुश्किल हो जाएगा। और फिर तुम देखो यार, वाइंडिंग को बिना इसके करना बहुत आसान था, ठीक है। किसी भी चीज पे तुमने तो वाइंडिंग को ये करना, जो भी अपने तरीके थे ये लपेट लोगे, तो ये आसान है। इस पे लपेटना ये बड़ा टफ होगा, तो बनाने में भी थोड़ा एजनेस रहे हमारे लिए।